नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज दीपावली का दिन है, दिवाली का दिन है और ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि दिए जब जलते हैं तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है और दिवाली का उद्देश्य ही है कि अंधकार को खत्म करे, अन्याय, अत्याचार, शोषण, अंधविश्वास, कुसंस्कार खत्म हो जाए, मनुष्य में आपसी प्रेम, सौहार्द, विश्वास जागृत हो, न्याय प्रतिष्ठित हो, समाज को बहुमुखी प्रगति अर्थात सर्वात्मक प्रगति के पथ पे समाज आगे बढ़ सके, यही है दिवाली का मुख्य उद्देश्य। लाइट प्रगति का पहचान है, अंधकार अधोगति का पहचान है और दीपावली ये दिया जलाना अर्थात ज्ञानांजन, ज्ञान की शलाका मनुष्य में जागृत करके मनुष्य को हर तरह से कुरीति, अंधविश्वास, शोषण के विरुद्ध में लड़ना और विजय प्राप्त करना, यही दिवाली का मुख्य लक्ष्य है। आज इस दिवाली के शुभ अवसर पे हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो प्रगति के पथ पे जो कुछ हुए हैं, मनुष्य का प्रगति एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हुआ है, विवर्तन के पथ में हुआ है। इस विवर्तन के पथ में पहाड़ों पे, कंदराओं में, गुफाओं में अलग अलग मानव जाति अलग अलग जगह का अलग अलग आनंद झेलते हुए वर्तमान परिस्थिति में पहुंचे हैं। जरा सोचिए, जिस समय पहाड़ों में, गुफाओं में, पेड़ों पे रहते थे, उस समय की मानसिकता, उन समय की व्यवस्थाएं कैसी थी। फिर लोग जब गोष्ठीभुक्त अर्थात गोत्र में, ग्रुप में रहने लगे, उस समय की मानसिकताएं कैसे बनी। फिर धीरे धीरे अग्रगति होती गई, इंसान अलग अलग व्यवस्थाएं बने। तो समाज के जितने भी अब तक के व्यवस्थाएं बने हैं, उनमें जिस तरह से जमींदारी व्यवस्था है, फिर राजतंत्र है, राजतंत्र, फिर मैग्ना कार्टा, कई तरह के व्यवस्था, सामंत तंत्र, बहुत सारे तंत्र समाज में, ओलिगार्की और लास्ट में जो व्यवस्था आई हैं उसे कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र जो है आज पूरे विश्व में गणतंत्र की बोली जा रही है, चल भी रही है गणतंत्र। और सही मायने में गणतंत्र जितने भी व्यवस्थाएं हैं उससे सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थाएं हैं। किंतु इस और गणतंत्र की जो परिभाषाएं हैं वो भी बहुत सुंदर है। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो गणतंत्र है। किंतु इस गणतंत्र के आड़ में अर्थात इसके पीछे जो गंदी, घिनौनी जो दुर्नीति चल रही है, बहुत लोग इसे वाकिफ नहीं है, जानते नहीं हैं। गणतंत्र सिर्फ बोलने के लिए और भाषण देने के लिए गणतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र सिर्फ राजनीति करने वाली गणतंत्र नहीं होती है। गणतंत्र तभी सफल होते हैं जब मनुष्य की सर्वात्मक उन्नति और प्रगति का सारे व्यवस्थाएं बनती है, तभी गणतंत्र सफल होता है। गणतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा बहुत ही अति आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक चेतना बहुत ही जरूरी है और जिसे हम शिक्षा कहते हैं वो शिक्षा भी सिर्फ
डिग्री वाली शिक्षा नहीं, वो शिक्षा सिर्फ लिटरेरी नॉलेज के लिए नहीं, सिर्फ अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता है। लिखना पढ़ना जानना ही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लिखे पढ़े लोग आपको ज्ञानी कह सकते हैं, किंतु वो विद्वान है और वो विद्वान नैतिक चरित्र में प्रतिष्ठित है, वो मनुष्य के कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत है, इसे हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए शिक्षा, नीतिगत शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, नीतिगत मूल्यबोध, मानविक मूल्यबोध, मनुष्य अपना कर्तव्य और अपना दायित्व के साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में अगर वो सजग है, तभी ये गणतंत्र सफल होता है। किंतु आज वर्तमान विश्व में जो गणतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, ये मानविक कल्याण और मानविक मूल्य बोध पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक गणतंत्र है, ये पॉलिटिकल गणतंत्र है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ छिद्र ही छिद्र है, चारों तरफ होल ही होल है। ये मानव जगत का कल्याण कर ही नहीं सकता। गणतंत्र की सफलता और गणतंत्र जो सिर्फ राजनीति नहीं, गणतंत्र का होना चाहिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अर्थात आर्थिक गणतंत्र होना चाहिए। ये कहते हैं महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार, PR सरकार, जिसे गुरु के रूप में हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में जानते हैं। अर्थात जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी और श्री प्रभात रंजन सरकार दोनों एक ही हैं। गुरु के रूप में वो श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं और दार्शनिक के रूप में वो श्री प्रभात रंजन सरकार है। तो ये जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी, वो कहते हैं शिक्षा के अभाव में ये गणतंत्र मूर्खों का तंत्र बन जाता है, फूलोक्रेसी है, मोबोक्रेसी है। और ये गणतंत्र की सफलता के लिए ये जो मूर्खों के तंत्र में 4 ऐसी व्यवस्थाएं हैं। वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं? संविधान, दूसरा जुडिशियरी, जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, और तीसरा है पुलिस वाहिनी। ये तीनों सिस्टम जो है समाज के लिए घातक है, क्योंकि संविधान किसके लिए? संविधान किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, संविधान किसी गोष्ठी के लिए नहीं होता है, किसी सेक्ट के लिए नहीं होता है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं होता है। संविधान की जरूरत है, किंतु वो संविधान सार्वभौम होना चाहिए। ऐसा संविधान जिसमें मानविक मूल्यबोध कूट कूट के भरा हो, जहां पर नैतिकता कूट कूट के भरा हो। मानविक मूल्यबोध, नैतिक बोध के आधारित जो न्याय व्यवस्था बनती है, वो मानव जाति के सर्वात्मक कल्याण के लिए होता है, सर्वात्मक उन्नति विधान के लिए होता है, सर्वात्मक उत्कर्ष के लिए होता है, समाज के समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि के लिए होता है। जहां पर मानविक मूल्यबोध ह्रास होता है, जिस व्यवस्था में, वो व्यवस्था जो है वो मानव जाति के नाम पर और संविधान के नाम पर कलंक ही होता है। संविधान होता क्या है? क्या संविधान जगत सृष्टा परमात्मा ने बनाए हैं? नहीं, क्योंकि उस जगत सृष्टा परमात्मा ने अगर संविधान बना के हमारे हाथ में दिए होते तो उसमें परिवर्तन
करने के पहले इंसान 1000 बार सोचता, क्योंकि वो तो आप्त वाक्य है, क्योंकि जगत सृष्टा वो तो जगत कल्याण के लिए ही बनाएंगे। किंतु ऐसा नहीं है, ये जो व्यवस्थाएं हैं जगत सृष्टा का बनाया हुआ नहीं है, हमारे आपके जैसे समाज के ही लोग बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? क्योंकि जब जब मनुष्य को, चूंकि मनुष्य गोष्ठी भुक्त है, यूथबद्ध जीव हैं, एक साथ चलते हैं, तो एक साथ जब मनुष्य चलने लगते हैं वहां पर स्वार्थ अगर सामूहिक स्वार्थ के विरुद्ध में चला जाए, व्यष्टि स्वार्थ, व्यक्ति स्वार्थ अगर सामूहिक स्वार्थ के विरुद्ध में चला जाए तो वहां पर प्रगति रुक जाती है, व्याहत होती है। और जहां पर सामूहिक स्वार्थ सर्वोपरि माना जाता है वहां पर व्यक्ति स्वार्थ का कोई मतलब नहीं बनता है। किंतु जो भी संविधान आज भारतवर्ष में चल रहा है, यह संविधान न ही नैतिक मूल्यबोध पर आधारित है, न ही मानविक मूल्यबोध पर आधारित है। अगर संविधान के एक एक चीजों को देखें तो देखेंगे ये कोई ना कोई ग्रुप, गोष्ठी, सेक्ट के स्वार्थ के बारे में ही सोच रहा है। जनता के जो सर्वात्मक उन्नति और कल्याण के लिए कोई नियम विधि विधान नहीं है। कोई भी व्यवस्थाएं, कानून बनते किस लिए हैं? कानून बनते हैं मनुष्य के लिए सर्वात्मक उत्कर्ष के लिए। और वही अगर मानव जाति के लिए कोड़ बन जाता है, कैंसर बन जाता है, उस वजह से उसको खत्म करना होगा ना। भारतवर्ष के जो संविधान है, अगर हम खोज के देखेंगे, चारों तरफ छिद्र ही छिद्र है। जो भी व्यक्ति संविधान का रचना किए हैं, कोई ना कोई विशेष मतवाद से ग्रसित है। जब मतवाद से ग्रसित है, कोई गोष्ठी से युक्त है, कोई गोत्र से जुड़ा हुआ, कोई कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति उस गोत्र और कम्युनिटी के बारे में सोचता है, उसी के लिए संविधान बनते हैं, वही बन गए संविधान। किंतु भारतवर्ष तो एक गोष्ठी नहीं है, भारतवर्ष एक गोत्र नहीं है, एक सेक्ट नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। भारत पर विशाल विचित्रता, विचित्रमय भारतवर्ष है। जिस तरह से भारत के जो 4 एरिया हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, सबके अलग अलग जलवायु हैं, अलग अलग भोजन शैली है, अलग अलग पहनाव है, चिंतन शैली अलग है। किंतु सब कुछ होने के बावजूद भी भारतवर्ष की जनता में जो फल्गु धारा बह रही है, उनके मन में, उनके आत्मा में जो फल्गु धारा बह रही है, वो है आध्यात्मिकता, भागवत संस्कृति, सनातन संस्कृति की फल्गु धारा लोगों में बह रही है। उस सनातन संस्कृति के आधार पे अगर भारत के संविधान बनती है तो भारत पूरे विश्व के सिरमौर बन सकता है। भागवत संस्कृति के आधार पर, भागवत संस्कृति का मुख्य उद्देश्य ही है वसुधैव कुटुंबकम। ये बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि भागवत संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब वसुधा। आपको मालूम है वसुधा क्या है? पृथ्वी का एक नाम वसुधा है, किंतु पृथ्वी ही सिर्फ वसुधा नहीं है। वसुधा अर्थात ऐसा जगह जो रहने लायक हो, हैबिटेबल हो, अर्थात सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के बाहर भी कोई अगर
ग्रह है जो मनुष्य के रहने लायक है वो भी वसुधा ही है। तो यहां पर वसुधा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जहां पर भी मनुष्य के लिए हैबिटेबल है जगह, वो सब वसुधा है और सब हमारे कुटुंब है, हमारे आत्मीय हैं, सभी हमारे अपने हैं। और सबके उन्नति विधान करना, सबका कल्याण करना, सबका सर्वात्मक प्रगति करना, वो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, जो स्लोगन है, उसका मुख्य स्पिरिट है, वही धारा है। इसके आधार पे अगर भारतीय संविधान बनते हैं तो ये भारत वर्ष के में जो भी आतंक, जो भी अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। भारत वर्ष के संविधान किसी गोष्ठी स्वार्थ के लिए नहीं बन सकता, किसी संप्रदाय के स्वार्थ के लिए नहीं बन सकता। भारत के संविधान किसी गोत्र पर नहीं, किसी रंग भेद पर आधारित नहीं, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबकी हित, सबके कल्याण के लिए यह मानसिकता रख के अगर संविधान बनती है तो वो संविधान आगे बढ़ सकता है, लोगों के सर्वात्मक कल्याण के पथ पे ले जा सकता है। किंतु हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर संप्रदाय, जाति भेद कूट कूट के भरा गया है और यही कारण है कि इस संविधान ने हमारे भारतवर्ष को, एक भारतवर्ष को बहुधा विभक्त भारतवर्ष बना दिया है। दक्षिण भारत के लोग कहते हैं ये नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन के लोग बोलते हैं, साउथ के लोग साउथ इंडियन है, ईस्ट इंडियन है। भारतवर्ष के ही कुछ ऐसे जगह हैं नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, वहां जाए, अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत का अंश है, फिर भी वहां जाने से लगेगा कि वो कोई विदेश में आ गए, वहां लगे परमिट लेने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह का दोगला नीति क्यों है भाई? इस तरह दोगलापन क्यों है? ये सारे जितने भी नियम व्यवस्थाएं हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति और गोष्ठी के स्वार्थ से प्रणोदित है और यही कारण है कि भारतवर्ष का उत्कर्ष नहीं हो पाया है। 70 साल में जो उन्नति विधान होना चाहिए, जितना प्रगति भारतवर्ष को होना चाहिए था, उसका 1% भी नहीं हुआ है। सिर्फ बढ़े हैं शोषण, दमन, अवदमन, जाति भेद, ये अंधविश्वास, कुसंस्कार भारतवर्ष के हर जनता में भरा पड़ा हुआ है। उन्नति, मानविक बोध, ये सिर्फ किताबों की भाषा रह गई है। इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जिसको थोड़ी भी सामाजिक ज्ञान है, जो सोचते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धिमान हैं, तो उन बुद्धिजीवियों से मेरा कहना है थोड़ा सा उठिए, ज्ञान के अहंकार के छतरी को हटाइए और सोचिए कि इस भारतवर्ष में सनातन और भागवत संस्कृति के आधार पर संविधान को हम कैसे बना सकें। क्योंकि आज के दिन में एक समृद्ध, संतुलित संविधान ही भारतवर्ष को विश्व के सिरमौर बना सकता है। इसके लिए आपको, हमें, एक एक जनता को जाति निर्विशेष, धर्म निर्विशेष सिर्फ और सिर्फ मानविक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ना होगा। सोचना होगा कि मानविक मूल्यबोध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज, मानविक मूल्यबोध कभी भी सामाजिक मूल्यबोध से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात सामाजिक मूल्यबोध कभी भी मानविक मूल्यबोध को ढक नहीं ले, वो सदा हमें सतर्क रहना होगा। कोई
अपराधी क्यों बनते हैं? जहां तक ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी यह कहता है कि जन्म से कोई क्रिमिनल नहीं होता है, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है। तो अपराधी कैसे बनते हैं भाई? वो तो सामाजिक परिस्थितियां आपको अपराधी बनाता है। सामाजिक न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था आपको अपराधी बनाता है। नहीं तो कोई भी इंसान अपराध करना नहीं चाहता है। कोई भी इंसान जानबूझकर अपने मुंह काला नहीं करना चाहता है। कोई भी अपराध में प्रवेश करना नहीं चाहता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन सत्यम शिवम सुंदरम पे आधारित है। वो सत्य पे चलना चाहता है, वो कल्याण चाहता है, वो सुंदर के पुजारी हैं। कोई भी मनुष्य असुंदर वस्तु को पसंद नहीं करता, सही सुंदर को पसंद करता है। तो मनुष्य तो सत्यम शुभम सुंदर को चाहेगा ना। तो सत्यम शुभम सुंदरम की जो व्यवस्था है उसको लाने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम जैसा सोचना भी तो पड़ेगा। सत्य के लिए सोचना पड़ेगा, सुंदर के लिए सोचना पड़ेगा, शिव के लिए सोचना पड़ेगा। शिवात्मक भाव जागृत होना होगा, कल्याणकारी शुभ भावनाएं ये मन में जगाना होगा। और कल्याण किसी बेष्टी और गोष्ठी के लिए नहीं, सबके लिए करना होगा। सर्वात्मक, मैं बार बार बोल रहा हूं, जाति, धर्म, रंग निर्विशेष सामाजिक व्यवस्था, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर संतुलित संविधान की जरूरत है। आप तो खोजेंगे, कहते होंगे कहां मिलेंगे ऐसे संविधान, कौन बनाएगा? मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं आपको ऐसा संविधान दे रहा हूं। दुनिया की जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी न्यायपालिका के कार्यकर्ता हैं, आप उस संविधान को एक बार पढ़ के देखो। उस संविधान को सबके सामने लाओ। उसमें अगर भूल त्रुटि हो, अगर वो मानविक मूल्यबोध रहित हो, तो फिर मुझे बताना। जो संविधान जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिए हैं, वो संविधान का नाम है चर्याचर्य। 3 पार्ट में उन्होंने संविधान दिया है। 1, 2, 3 चर्याचर्य। चर्याचर्य ही संपूर्ण मानव जाति के सर्वात्मक उन्नति कल्याण के लिए ये विधान बने हैं। हां, भूल त्रुटियां हो तो ये तो आपके सामने रख रहे हैं। आप इसमें भूल और त्रुटि को निकालो, कहां भूल है, कहां त्रुटियां हैं, तब हम मानेंगे कि आप बुद्धिजीवी हैं और आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। चर्याचर्य, चर्याचर्य का मतलब होता है चर्य मतलब करणीय, आचर्य मतलब अकरणीय। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। ये 3 भागों में संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सुसंतुलित संविधान बनाए हैं जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो आनंद मार्ग के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने आनंद मार्ग को प्रतिष्ठित किए हैं। यह मानव जाति का धरोहर है, यह मानव जाति का संपद है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया के बुद्धिजीवियों जिनमें थोड़ा भी मानविक मूल्यबोध है, आप आइए इस चर्याचर्य को समझें और पढ़ें और एक ऐसा सुंदर संविधान की रचना करें जिसमें सिर्फ सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि और उन्नति ही है, जहां पर सिर्फ और सत्यम शिवम सुंदरम की ही पूजा हो, किसी और का कोई स्थान ना हो। यह संविधान की बात है। दूसरी बात है न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी। उस न्याय व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए न्यायपालिकाएं बनते हैं। और न्यायपालिका अगर स्वार्थ, न्यायपालिका अगर राजनेताओं से प्रभावित होने लगे तो वो न्यायपालिका तो अपने काम करने से रहे भाई। क्या भारत वर्ष के स्वाधीनता के बाद न्याय व्यवस्था कभी भी स्वाधीन रूप से काम कर पाई है? और न्याय व्यवस्था के सपोर्ट में रहते हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन व्यवस्था, अनुसंधान,
इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई अपराध अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, किस परिस्थिति में इंसान क्राइम करने पर उनको कठोर दंड होगा और किन परिस्थिति से क्राइम होने से उनको दंड नहीं होगा। आत्मरक्षा के लिए अगर कोई अपना हथियार उठाता है उसको अगर आजीवन जेल भुगतना पड़ता है, ये कौन सी मानवीय के मूल्य बोध पर आधारित ये संविधान और न्याय व्यवस्था है भाई। हां, कोई अगर आत्मरक्षा के नाम पर अगर निर्दोष लोगों को हत्या कर देते हैं, उसके लिए तो एक निरपेक्ष निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन व्यवस्था होना चाहिए ना। वो तो भारतवर्ष के सीबीआई और सीआईडी नहीं कर सकता है। उसके लिए न्यायपालिका, जुडिशियरी को अपना इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, तंत्र को एस्टेब्लिश करना होगा और वो तंत्र किसी तरह से राजनेताओं के द्वारा, राजनीति के द्वारा प्रभावित नहीं रहेगा। अगर ऐसा जुडिशियरी बनता है तो जनता पूजेंगे, क्योंकि और दूसरी बात, इस न्याय व्यवस्था में जो न्याय कर्ता होंगे, न्यायाधीश रहेंगे, उनको भी नैतिकता और आध्यात्मिकता, मानविक मूल्यों में प्रतिष्ठित होना होगा। दूरदृष्टि, निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी भी उनका होगा। नहीं तो जहां पर लाखों लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, वहां पर न्यायालय चुप रहता है। नहीं तो कहीं कहीं देखा जाता है अकारण, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका को मूल्य देने की कोई जरूरत, उसके लिए रात में न्यायालय खुल जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर पक्षपात है, कहीं ना कहीं वहां पर निरपेक्षता का अभाव है, कहीं ना कहीं वहां ट्रांसपेरेंसी के अभाव है, कहीं ना कहीं और व्यक्ति स्वार्थ निहित है। जहां पर न्याय व्यवस्था व्यक्ति स्वार्थ से प्रभावित होता है, वहां पर प्रगति, उन्नति, कल्याण जैसे शब्द व्यर्थ लगने लगते हैं, व्यर्थ है। न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए संविधान का आमूलचूल परिवर्तन जरूरी है और न्यायिक जितने कार्यकर्ता हैं उनको भी निष्पक्ष रहना होगा और निष्पाप रहना होगा, निष्कलुष रहना होगा। अगर न्याय व्यवस्था में क्रिमिनल घुस जाए, क्रिमिनलिटी घुस जाती है, स्वार्थ घुस जाती है, न्याय व्यवस्था निष्पक्ष नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आज भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहे हैं और उठते रहेंगे जब तक इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो। और यह परिवर्तन भी आनंद मार्ग के चर्याचर अनुसार ही होना होगा, संविधान के अनुसार होगा। जिस तरह से समाज में शिक्षा व्यवस्था राजनेताओं से मुक्त होना चाहिए, राजनीतियों से मुक्त होना चाहिए, उसी तरह से न्याय व्यवस्था भी राजनीति से मुक्त होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी जनता अंधा बनकर उस न्याय व्यवस्था पर विश्वास रख सकता है कि नहीं, हम न्याय के दरवाजे पे अगर जाएंगे तो मुझे न्याय मिलेगा। न्याय तो परमात्मा का स्वरूप होता है, वहां पर पक्षपात नहीं चलता है। किंतु हम लोगों ने देखे हैं और देख रहे हैं कि न्याय व्यवस्था कितना अंधा है। न्याय के पर काला पट्टी बंधा रहता है, अंधा होता है। नहीं, न्याय अगर अंधा हो गया तो न्यायालय भी अंधा है, अंधा नहीं होना चाहिए। न्यायालय रेशनल होना चाहिए, युक्ति सम्मत होना चाहिए, न्यायालय इन्वेस्टिगेशन पर आधारित होना चाहिए। न्यायालय आज किस चीज पे, किस तथ्य पे आधारित है? पुलिस की रिपोर्ट पर, पुलिस व्यवस्था पर। पुलिस व्यवस्था पर कौन विश्वास कर रहा है आज? सीबीआई पर कौन विश्वास कर रहा है? सीआईडी पर कौन विश्वास कर रहा है भाई? लेकिन विश्वास करे या ना करे, आपको करना पड़ेगा, थोपना।
ये थोपना ये मानविक मूल्य नहीं है। आरोपित करना यह मानविक मूल्यबोध नहीं है। यहां पर मानविक कल्याण नहीं हो सकता है, समाज के बहुमुखी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए ये न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी में भी आमूल परिवर्तन जरूरी है। न्यायाधीशों का चुनाव न्यायपालिका कार्यकर्ताओं का से कोई राजनीतियों से संबंध नहीं होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी रहेंगे। दूसरी बात, ये पुलिस व्यवस्था, ये पुलिस व्यवस्था भी एक भ्रष्ट व्यवस्था है। जब से पुलिस व्यवस्था ये भारतवर्ष में आया है तब से क्रिमिनलिटी बढ़ी है। हां, हम डिसआर्मामेंट की बात नहीं करते हैं, निशस्त्रीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। शस्त्र रहेंगे, अपने बॉर्डर का सुरक्षा देने शस्त्र रहेंगे, किंतु वो भी निष्पक्ष होगा, वो भी राजनेताओं से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ये जो 4 अंग हैं, सबसे पहले न्यायपालिका, ये संविधान, उसके बाद जुडिशियरी, जुडिशियरी और न्यायपालिका, संविधान, न्यायपालिका, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस वाहिनी, इन्वेस्टिगेशन कमिटी, इन्वेस्टिगेशन जो तंत्र है, ये सब राजनेता से प्रभावित है, स्वार्थ से प्रणोदित है। इसलिए ये सिस्टम कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस शुभ दीपावली में मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबके मन में शुभ भावनाएं जगे, जगत कल्याण की भावनाएं जगे और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुसंस्कार, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में लड़ने की आप में क्षमता जगे, शुभ बुद्धि जगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जो भी व्यवस्थाएं मानव जाति के कल्याण के पथ पर रोड़े बनेंगे उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकना ही होगा। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा भाषण क्यों न दे, अगर वो मानविक मूल्य के विरोध में कुछ भी कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं, तो उसके साथ मिलजुल कर हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि ये आने वाले हजार लाखों साल तक थर्राए, डरे कि नहीं, अन्याय का क्या नतीजा होता है, बहुत बुरा नतीजा होता है। इसलिए सर्वात्मक उन्नति, रिद्धि, समृद्धि, उत्कर्ष का पथ आध्यात्म का पथ है। आध्यात्म भागवत धर्म के आधारित, सनातन संस्कृति के आधारित भारतवर्ष चाहिए हमें। कोई संप्रदाय और गोष्ठी आधारित संविधान नहीं। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यही भगवान शिव और कृष्ण की भावधारा है। इसी को हमारे मन में बसाना है, इसी को समाज में प्रतिष्ठित करना है। सर्वत्र यही भावना होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।